गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। VB.NET में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम VB.NET के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फीचर्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो हैं क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड ओवरलोडिंग। जहाँ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम आता है किसी लैंग्वेज में तो वहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट ये तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग है वो फंक्शन की भी हो सकती है जिसको मेथड भी बोलते हैं, और ऑपरेटर्स की भी हो सकती है। तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, वो एक जो प्रोग्राम बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको स्प्लिट कर लेता है, मतलब विभाजित कर देता है अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स में, छोटे छोटे अलग ब्लॉक्स में, जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं तो घर पूरा एक घर होता है, उसको हम अलग अलग कमरों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको अलग अलग ब्लॉक्स में विभाजित कर देते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। द OOP paradigm allow developers to define the objects, data, functions and its relationship with other objects। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा जो मॉडल है, पैराडिम है, वो डेवलपर को, प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो ऑब्जेक्ट है, उससे ऑब्जेक्ट के जो डेटा है, उसके फंक्शन हैं, उनका रिलेशनशिप है वो स्थापित कर सके एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लास क्या होता है। तो सबसे जो कॉमन डेफिनेशन है वो हम ये मान सकते हैं कि क्लास है वो एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए टेम्पलेट होता है। जैसे आपको कोई चीज़ बनानी है तो एक ये मान लीजिए कि क्लास है, क्या हो गया, एक सांचा हो गया। उस सांचे के अंदर आप डाल डाल के चीज़ें बनाते रहोगे अलग अलग। या फिर ये मान लीजिए मकान बनाते हैं तो एक नक्शा बना लिया, उस तो नक्शा क्या है, अपने आप में एक टेम्पलेट है, एक क्लास है। और जब उसको नक्शे को देखते हुए पूरा घर बन जाए, एक बिल्डिंग बन जाएगी, या वो एक पुलिया बना सकते हैं, तो वो चीज़ें जो बनी है वो होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्लास क्या है, वो तो एक नक्शा बना हुआ है, वो वर्चुअल चीज़ है, वो सही में बिल्डिंग नहीं है, सही में पुलिया नहीं है, लेकिन वो प्लान बता रहा है, वो एक टेम्पलेट है, वो बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे बनाना है। और जब बन के तैयार हो जाती है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी एक साइज होती है, उसका एक आकार होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि जब एक टेलर है, एक दर्जी है, वो एक शर्ट सिलता है, ठीक है, या कोई भी वो कपड़ा सिलता है, तो उसके लिए पहले उसके पास क्या है, एक पेपर पैटर्न होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जिस तरह से वो कपड़े को काटेगा वैसा ही कटा हुआ एक पेपर का उसके पास, या एक से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। तो जो पेपर है, वो पेपर यहाँ पर क्या है, क्लास है, एक टेम्पलेट है, और उस पेपर जैसे ही वो कपड़े को काटेगा तो जो उसका, जिसको फर्मा बोल सकते हैं हम, तो जो डिज़ाइन बनी हुई है कागज़ पर, तो उससे जितने भी वो कपड़े सिलेगा, चाहे वो शर्ट सिल रहा है या फिर और कोई कपड़ा है, तो जितने भी शर्ट सिलेगा उस कागज़ के टुकड़े को काम में लेते हुए वो सब शर्ट है वो समान होंगे, उनकी डिजाइन, आकार सब समान होंगे। तो इस जो हमारा एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम पेपर पैटर्न है उसको हम क्लास मान सकते हैं, और जो शर्ट जो बना है, तैयार हुआ है, वो हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो क्लास तो एक ही थी, उसके पास एक ही पैटर्न था पेपर का, और उससे उसने 100 शर्ट सिल दिए, तो 100 ऑब्जेक्ट हो गए उसके। तो अपने आप में देखें तो क्लास जो पेपर था उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो एक प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे करना है,
रियली में जो काम की चीज़ बनी है, शर्ट बना है, वो तो ऑब्जेक्ट है। तो काम की चीज़ जो काम में लेंगे वो तो ऑब्जेक्ट होता है। क्लास है वो तो एक तरह से वर्चुअल चीज़ होती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है फिजिकली। तो जब एक ही जो शर्ट है, जो साइज़ हमने डिसाइड किया है, उसको बार बार बनाना है, मान लो 100 शर्ट बनाने हैं, तो उसको हर बार टेम्पलेट के रूप में जो पेपर पैटर्न है उसकी ज़रूरत उसको टेलर को पड़ेगी। एक उदाहरण, बढ़िया सा उदाहरण हम देख सकते हैं, वो हाउस प्लान का है। हाउस प्लान का जो नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट होता है, तो जो पूरी प्लानिंग होती है वो ब्लूप्रिंट में जो कमरों की संख्या है, रसोई है, उसका आकार है, फर्श की संख्या है, बहुत कुछ परिभाषित उसके अंदर नक्शे में रहता है, ब्लूप्रिंट में। लेकिन वास्तविक दुनिया में उस नमूने से घर की योजना और जो ब्लूप्रिंट है उससे जो तैयार होता है, जो घर होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। और जो नक्शा है वो क्या हो गया? क्लास हो गया, टेम्पलेट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हमें एक बना सकते हैं या एक से ज़्यादा कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो क्लास ही बताएगी ऑब्जेक्ट के अंदर फीचर्स कौन कौन से होंगे। और एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनमें क्या होगी? समानता होगी। अब क्लास के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? क्लास का मेंबर एक होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है? एक कीवर्ड है जो क्लास के लिए एक विशिष्ट नाम या अंतिम नाम को परिभाषित करता है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास हो गई गाड़ी बनाने वाली कंपनी, फिर उसके अंदर अलग अलग कंपनीज आती है, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं उसके। ठीक है, फिर जैसे कार बना रही है तो एक कार आ गई, फिर कार का भी एक अलग और स्पेसिफिकेशन हो गया, उसकी अलग अलग मॉडल्स हो गए। तो नेम स्पेस है वो एक विशिष्ट नाम देती है उसको, क्लास को। क्लास डिक्लेरेशन, क्लास का डिक्लेरेशन कहाँ होता है? जहाँ पर हम पूरा कोड लिखते हैं, उस क्लास के अंदर कितना कोड आएगा, क्या क्या काम करवाना है, वो सारा जो कोड है, जहाँ पर क्लास का नाम और उसको परिभाषित किया जाता है पूरा, उसको हम बोलते हैं क्लास डिक्लेरेशन। फील्ड्स, एक क्लास ब्लॉक में घोषित वेरिएबल्स का सेट। एक क्लास का जो ब्लॉक बना है, अंदर जहाँ डेफिनेशन लिखी है क्लास की, उसमें जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे उन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे? फील्ड्स, कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल्स जो थे उनमें क्या, वेरिएबल्स में क्या होता है? जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू ले लेता है, वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू है वो बदलती नहीं है पूरे प्रोग्राम में। तो कांस्टेंट्स है, उसमें सेट रहेगा, क्लास में जितने भी अपन ने कांस्टेंट बनाए उनका एक ब्लॉक जो रहेगा उसको कांस्टेंट्स बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये सिंपल है। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होने वाले, और वेरिएबल है वो चेंज होते हैं, जो वैल्यू असाइन करेंगे वो आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर देखो क्या होता है? एक फंक्शन, या फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, तो एक मेथड ही होता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये कॉल कब होता है? ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्लास है उसका आरंभ होता है। जब क्लास है उसका आरंभ होता है, स्टार्ट होता ही क्लास, तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या है? अपने आप में एक फंक्शन ही है, एक मेथड ही है। बाकी जैसे हमारे मेथड होते हैं वैसा एक मेथड ही है। तो हम पहचानेंगे कैसे भाई कंस्ट्रक्टर कौन सा है? तो कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम वही नाम रहता है जो क्लास का नाम होता है। प्रॉपर्टीज, अब जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज तो रहेगी। तो ऑब्जेक्ट का जो वर्णनात्मक डेटा है, उस पूरे डेटा के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। जैसे कि आप एक बटन लोगे, रेडियो बटन ले लिया, तो रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज है कि ट्रू फॉल्स हो सकता है, और बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है? जब आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे बटन है, रेडियो बटन है, लेबल है, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट पर जब यूजर क्लिक करेगा, उसके बाद में, क्लिक करने के बाद में प्रोग्राम है उसकी प्रतिक्रिया क्या देगा, उसका रेस्पॉन्स क्या देगा, उसका आउटपुट क्या देगा।
वो होगी इवेंट। ठीक है, तो किसी भी बटन पर कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कंट्रोल है हमारा, उस पर जब हम क्लिक करते हैं या कोई दूसरी और कुछ एक्शन हम करते हैं, तो उस एक्शन के बाद में जो उसका रेस्पॉन्स जनरेट होता है, जो जवाब मिलता है, जो आउटपुट आता है, वो होता है इवेंट। मेथड्स, मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स बोल सकते हो या फंक्शंस बोल सकते हो, जो रूटीन्स हमने दिए हैं, अलग अलग फंक्शंस, कि जोड़ने के लिए एक अलग फंक्शन बना दिया, घटाने के लिए अलग, मल्टीप्लाई करने के लिए अलग, 10 नंबर दे दिए, 10 में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, वो एक फंक्शन हो सकता है, मेथड हो सकता है। ठीक है, या 10 नंबर हो गए, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, उसका एक फंक्शन बना सकते हैं, मेथड हो सकता है। फिर जैसे कंस्ट्रक्टर था, उसकी तरह एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास स्टार्ट हो रही होती है। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, जब नष्ट हो रही होती है, तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और ये जो डिस्ट्रक्टर है, उसका इंचार्ज कौन होता है? ये जो गार्बेज कलेक्टर है, वो इंचार्ज होता है ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमने काम में ले लिए, अब आगे उनका कुछ काम नहीं है, तो वो क्या है कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस है उसको घेर के रखते हैं, काम में लेके रखते हैं, और हमें अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? मेमोरी को फ्री करना है, खाली करनी है जगह। तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे सी लैंग्वेज थी, उसके अंदर क्या होता, हमें मैनुअली करना पड़ता, ऑटोमेटिक नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो नई लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि VB.NET है, तो इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। तो जो काम के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। आमतौर पर इसको वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो प्रोग्राम्ड यूनिट है उसमें व्यवहार और डेटा को एनकैप्सुलेट करता है। तो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके फंक्शंस और डेटा दोनों एक साथ कंबाइन रह सकते हैं। Objects are items that can be individually created, manipulated and abstractly represented real world things। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें व्यक्तिगत रूप से उनको बना सकते हैं हम, उनमें चेंजेज कर सकते हैं, और जो हमारी वास्तविक दुनिया है उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने हम देखते हैं हमारा मोबाइल है, तो हमारा मोबाइल अपने आप में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ क्या होती है? ऑब्जेक्ट होता है। हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अपने आप में क्या? ऑब्जेक्ट है। हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है अपने आप में। हमारा घर है, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट है, उनके कुछ फीचर्स होते हैं। अब गाड़ी है तो उसकी फंक्शंस क्या क्या होंगे गाड़ी के अंदर? ठीक है, गाड़ी के अंदर जैसे 4 टायर हो गए, स्टेयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, गियर हो गया। ठीक है, उसका काम रहेगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ रही है। अब ऑब्जेक्ट है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया अभी गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है। तो एक तो होती है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, ऑब्जेक्ट की पहचान, उसकी वस्तु की पहचान। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा वस्तु होती है, वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, और इसे अन्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग हम कर सकते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल है, तो वो दुनिया में ऐसा कोई मोबाइल आपको नहीं मिलेगा जो बिल्कुल वैसा का वैसा हो। ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर अलग डेटा होंगे। ठीक है, चाहे उसी मॉडल के इस दुनिया में लाखों मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन उनमें पूरा का पूरा सेम तो नहीं होगा। वो आपका डेटा अलग अलग होगा, सिम जो डाल रखी है वो अलग है, उसके नंबर अलग है, IMEI नंबर अलग है। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट हो जाए, वस्तु होता है, वो अपने आप में यूनिक होती है, उसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उस टाइम पर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसका नाम है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो इस तरह से डिफाइन की जाए कि ये यूनिक हो अपने आप में। ठीक है, तो आप देखोगे कि कभी भी आप एक नाम से दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
नाम तो अलग अलग रहेगा ही, ताकि हम अलग से उनको पहचान सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, कोई भी वस्तु होती है उसका एक बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है कि वो वस्तु क्या कर सकती है। आपकी गाड़ी क्या कर सकती है, वो चल सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें बिहेवियर में वही करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या काम कर सकता है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर होता है वास्तु स्थिति, ऑब्जेक्ट की स्टेट। तो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसकी स्टेट्स होती है अलग अलग, वो चेंज होती रहती है। The data stored within the object at any given moment in OOP fields, constants and properties define the state। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, ठीक है, उसकी वास्तु स्थिति है, उनको कौन डिसाइड करेगा, उनके फील्ड्स, मतलब वेरिएबल्स भी। वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ क्या है, तो वैल्यू चेंज होगी तो उसकी स्थिति भी चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। कॉन्स्टेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे आपके पास गाड़ी है, वो गाड़ी सुबह 9 बजे है, वो उसकी अलग स्टेट हो सकती है, फिर सुबह 10 बजे अलग हो सकती है। कैसे? सुबह 10 बजे आपके घर पर है, ठीक है, 9 बजे घर पर है, और 10 बजे आप चले गए कॉलेज, चले गए गाड़ी लेके, तो उसकी वास्तु स्थिति चेंज हो गई ना। 9 बजे कहाँ खड़ी थी वो? आपके घर पर, और 10 बजे है वो आपके कॉलेज में। तो एक तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई। उसके बाद में आप वहाँ लेके गए, तो वहाँ तक लेके गए तो उसका फ्यूल है वो भी चेंज हो गया, पहले ज़्यादा था, अभी फ्यूल काम में आ गया, वो कम हो गया। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट्स भी चेंज होती रहती है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं VB.NET में। तो पहली लाइन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कमेंट, इसको बोलते हैं सिंगल कोट, उसके आगे लिखा हुआ है VB.NET, तो ये होता है कमेंट। तो एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है वो हमेशा हर एक जो प्रोग्राम की लाइन है, जो कोड उसने लिखा है, उसको एक्सप्लेन करता है, और जहाँ एक्सप्लेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, कंप्यूटर है उसको इससे कोई लेन देना नहीं है, तो जो प्रोसेसर है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा, उसके काम का नहीं है। इसलिए हम सिंगल कोट लगाया है इसमें। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका है कमेंट लिखने का। दूसरी लाइन है वो भी कमेंट है, सिंगल कोट इंपोर्टेड नेम स्पेसेज। उसके बाद में है इंपोर्ट्स सिस्टम, ठीक है। तो ये इस VB.NET लैंग्वेज का कोड है, इंपोर्ट्स सिस्टम। उसके बाद में हमने नेम स्पेस लिखा है .NET ट्रीट्स। तो उससे पहले हमने कमेंट में बताया कि नेम स्पेस कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी का नेम होता है, फिर उसका एक प्रोडक्ट होता है, और उस प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट टाइप होता है अलग से, ठीक है। तो ये एक विशेष नाम दे दिया जाता है उसको। जैसे नेम स्पेस यहाँ पर हमने दे दिया .NET ट्रीट्स .OOSE.OOP_VB.NET। उसके बाद में क्लास डिक्लेरेशन, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और क्लास है वो पब्लिक है, हमने पब्लिक बना दिया है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद में फील्ड्स। फील्ड्स क्या, किसको बोलेंगे फील्ड्स? जो वेरिएबल्स हैं उनका समूह है, जो सेट है उनको। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बनाए, अंडरस्कोर नेम और अंडरस्कोर सैलरी, और उनका टाइप क्या है, सादा सीधी सी बात है कि नेम है होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, और सैलरी होता है वो क्या, इंटीजर, फ्लोट भी ले सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद में कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है, प्राइवेट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का नाम क्या रखा है हमने, एनुअल बोनस एज इंटीजर, और हमने 1,000 रुपये डिफाइन भी कर दिया कि 1,000 रुपये फिक्स है, एनुअल बोनस मिलेगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप में एक फंक्शन ही होता है। तो पब्लिक, सब और न्यू, यहाँ पर हम न्यू नाम से बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। C++ वगैरह उनमें जैसे हम देखेंगे किसी फंक्शन का नाम है, वो अगर क्लास का नाम ही दे दिया तो वो अपने आप में कंस्ट्रक्टर बन जाता है। फिर बना दिया MyBase.new, और एंड सब कर दिया। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज क्या होगी,
पब्लिक प्रॉपर्टी नेम एज स्ट्रिंग, गेट रिटर्न अंडरस्कोर नेम एंड गेट, सेट बाय वैल्यू, वैल्यू एज स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम इक्वल टू वैल्यू एंड सेट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज उनकी वैल्यूज है वो हम इसमें असाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इवेंट हैंडलर। ठीक है, ये इवेंट हैंडलर वगैरह आप जब फॉर्म्स वगैरह पढ़ लोगे उसके बाद में आपकी समझ में आएगा। पब्लिक इवेंट ऑन प्रमोशन एज इवेंट हैंडलर। मेथड है हमारा पब्लिक सब डुप्लीकेट सैलरी, एंड क्लास हो जाएगा, एंड नेम स्पेस हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट और क्लास इनको समझने के बाद में आगे हम देखेंगे कि ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है वीबी डॉट नेट में। वीबी डॉट नेट में ही नहीं, आप देखोगे कि ओवरलोडिंग है वो हर एक लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है। हम फंक्शन की ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं और ऑपरेटर की ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का सीधा सा मतलब ये है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी हम बोलते हैं ओवरलोडिंग को। पॉलीमॉर्फिज्म का हिंदी में मतलब होता है बहुरूपता। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने 5 फंक्शन बना दिए, ठीक है, कितने भी बना सकते हो आप, उनका नेम आपने सेम रख दिया, लेकिन उसमें पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं वो अलग अलग कर दिए, या उनका पैरामीटर्स का डेटा टाइप अलग हो गया, तो वो फंक्शन उसका नाम सेम है, लेकिन क्योंकि हमने उसमें पैरामीटर्स अलग पास कर दिए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, या हमने मान लीजिए सब में बराबरी कर दिए पर उनके डेटा टाइप चेंज कर दिए, तो वो अलग अलग फंक्शन की तरह व्यवहार करेंगे, वो एक नहीं मानेंगे उनको हम। तो वही होती है ओवरलोडिंग। मतलब एक ही जो फंक्शन है वो अलग अलग काम करे अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, जैसे इंसान है वो क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करता है। आप घर पर रहते हो तो आप घर पर जो आपका परिवार है उसके मेंबर हो, जब आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज के मेंबर हो जाते हो आप जब घूमने जाते हो तो आप टूरिस्ट बन जाते हो। ठीक है, आप खेलने जाते हो तो आप प्लेयर बन जाते हो। तो आप तो एक ही हो, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हो। तो ये क्या बहुरूपता है, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे वो अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के बहुरूपी आते हैं ना, एक दिन अलग कुछ बन के आ गया, दूसरे दिन अलग बन के आ गया, तो वो है तो एक ही इंसान, लेकिन उसने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, तो कुछ तो चेंज हुआ है उसमें, इंसान वो का हुआ है। ऐसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का नाम तो वही होता है, लेकिन उसमें या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो अलग होंगे, या फिर उनका जो डेटा टाइप है वो अलग हो सकता है। तो वो होती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे मॉड्यूल बनाया हमने मॉड्यूल 1, और यहाँ पर हमने क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है MUL, और यहाँ पर AB 2 वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के पब्लिक हैं, और CD ये बनाए डबल टाइप के और ये भी पब्लिक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया MUL, और इसमें हमने एक वेरिएबल पास किया स्मॉल a एज इंटीजर। ठीक है, और रिटर्न करा दिया a को, एंड फंक्शन कर दिया। फिर हमने वापस डिफाइन किया फंक्शन MUL को। ठीक है, अब देखिए कभी भी हम प्रोग्रामिंग करें या डेटाबेस बनाएं तो हम एक ही नाम से 2 चीज़ें कभी भी नहीं बना सकते, 2 वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, 2 फंक्शन, 2 ऑब्जेक्ट, एक नाम से कभी नहीं बना सकते। एक क्लास है वो भी एक नाम से 2 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया पहले, अपने आप में यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पूछ सकते हो कि भाई यूनिक होना चाहिए तो हमने वापस क्यों बना दिया MUL फंक्शन को। तो जैसा ही मैंने बताया कि फंक्शन का नाम तो वही है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स देखो, ऊपर हमने एक पैरामीटर पास किया है, लेकिन नीचे वाले में क्या किया है, हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए। नीचे वाले में बाई ये स्मॉल a और स्मॉल b 2 वेरिएबल पास किए और रिटर्न करा दिया a स्टार b।
दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद में तीसरी बार वापस एमयूएल फंक्शन लिखा। अब की बार हमने क्या किया, दो वेरिएबल पास कराए जैसे ऊपर कराए, लेकिन ऊपर वाले में क्या थे, दोनों इंटीजर थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, दोनों डबल करा दिए। तो ये भी एक अलग फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा। तो नाम तीनों फंक्शंस के एक ही है, एमयूएल। देखिए अब ये कैसे काम करेंगे। एंड क्लास हो गया सब मेन, मेन के अंदर RESH न्यू एमयूएल सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पर हमने फंक्शंस को कॉल किया, देखिए ये तीनों फंक्शंस को कॉल किया है बारी बारी से। तो पहली बार हमने क्या किया था, सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था, तो हमने एक पैरामीटर पास कर दिया 15। तो जो एक पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया था वो कॉल होगा। नाम तो तीनों के सेम है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पैरामीटर्स अलग अलग हो गए। तो वो ढूंढ लेगा कि एक पैरामीटर वाला कौन सा है, उसको कॉल कर लेंगे और वो अपना काम करेगा। ठीक है, जैसे आउटपुट देख सकते हो, उसमें क्या किया था हमने, ऐसा कैसा उसको रिटर्न करा दिया था। 15 डाला तो 15 को रिटर्न करा दिया। दूसरा था, उसमें दो पैरामीटर पास किए थे, दोनों इंटीजर टाइप के, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 20 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आउटपुट आ गया अपना 300। तीसरा जो था उसमें दोनों डबल डाले थे, और डबल को भी हम क्या कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर C और D, D और C मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ 2.5 और 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट आ जाएगा 14.25। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट और ओवरलोडिंग, ये थे। आगे की क्लास में हम इसके आगे जो और है, ओवर राइडिंग और दूसरे जो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बना रखे हैं और दोनों में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये नोट्स हैं वो आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप PDF फाइल नोट्स की डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में ही ये जो वीडियो लेक्चर है उसको भी आप अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ये जो हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं, बेसिक जो फीचर्स क्लास, ऑब्जेक्ट और ओवरलोडिंग, ये सिर्फ .NET के लिए नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उनमें सब में ये काम में आएंगे आपके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।